नमस्कार आप सभी का। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए ये दो तीन संख्या छूट रही थी, इन तीनों को और कवर कर लेते हैं तो हम लोग लगभग संख्याओं के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक साथियों, आपने देखा सब पार्ट में संख्याओं को कितने अच्छे से बताया गया। तो जो संख्याएं होती है वास्तव में बड़ा चैप्टर है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 1 घंटा संख्या के बारे में पढ़ लिए हो गया। ऐसा कुछ नहीं, संख्या भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है एक। ठीक, तो आइए हम आज देखेंगे क्रमागत संख्या, संपूर्ण संख्या, त्रिभुज संख्या। ठीक साथियों, तो आइए इन तीनों जानने से पहले थोड़ा सा हम पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, तो हम पूर्णांक, अगर हम ये संख्या रेखा खींचें तो ये -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3 ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक, मतलब पूरे पूरे अंक हैं ये सब। तो अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को जनरली हम लोग लगभग 2 ही में जानते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक। वास्तव में साथियों पूर्णांक 4 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक, ठीक, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा गैर ऋणात्मक, चौथा गैर धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब देखिए, सुनिए यहाँ से, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 0 को भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक, ऐसी बिल्कुल गलती में। धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है, यहाँ से, मतलब 1, 2, +1, +2, +3, +4 ये सब क्या है? 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाएगी वो सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था जो 0 होता है, ये जहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक। ठीक, 0 ना तो धनात्मक है, ना तो ये जो 0 है ये ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। ठीक, ये दोनों नहीं है, ना 0 धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में आप देखिए, -1, -2, -3। ठीक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो। तो अगर हम देखें जो ऋणात्मक ना हो, इसका मतलब 0, +1, +2, +3 ये सब डॉट डॉट ये। ठीक, ये गैर ऋणात्मक है। गैर ऋणात्मक का मतलब, गैर ऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, तो 0 से लेके, और यहाँ गैर धनात्मक, गैर धनात्मक का मतलब जो धनात्मक ना हो, तो 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे कामा करके लिखते चले जाइए। तो इसीलिए कहा गया जो 0 है ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक। इस हिसाब से आप जान गए होंगे कि पूर्णांक 4 प्रकार से होता है। अगर हम एक हिसाब से ग्रुपिंग करें तो उसको 4 ग्रुप में कर सकते हैं। एक तो सिर्फ धनात्मक, और एक सिर्फ ऋणात्मक, और दूसरा गैर ऋणात्मक, फिर गैर धनात्मक। धनात्मक में आप जान ही गए 1 से लेके पूरा, ऋणात्मक में आप जान ही गए -1 से लेके इधर, गैर ऋणात्मक में आप जाने गए 0 प्लस ये सब, गैर धनात्मक में 0, -1, -2, -3 ये सब। ठीक, यहाँ थोड़ा सा परिचय हो गया पूर्णांक का। आइए अब क्रमागत संख्या के बारे में देखें। देखिए साथियों, क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए, क्रम धनागत मतलब जो क्रम से आए संख्या, वही क्या होती है? क्रमागत। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लें, 1 के बाद कौन आता है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये सब आपस में क्या है? क्रमागत। अगर हम यहाँ ले ले 2, 2 के बाद 4 ले ले, 4 के बाद 6 ले ले,
6 के बाद 8 ले ले तो ये सब 2 2 2 2 के क्रम में आ रही है ना, ठीक। तो वो होती है क्रमागत संख्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब क्रमागत 2 टाइप से होता है, एक तो सम वाला, एक विषम, एक इवन और एक ऑड, ठीक। तो सम का मतलब, सम में सम क्रमागत क्या होगा, जैसे 2 लिखा हमने, 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या। 2 के तुरंत बाद कौन सी सम संख्या आती है, 4, 4 के तुरंत बाद 6, 6 के तुरंत बाद 8, ठीक। तो ये सब क्या है, आपस में सम क्रमागत संख्या है। विषम क्रमागत का मतलब 1, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 3, 3 के बाद कौन सी आती है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो ये सब क्या है, क्रमागत। ये विषम क्रमागत है और ये सम क्रमागत, ठीक साथियों। देखिए जब प्रश्न आता है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो दोनों संख्या बताइए, तो आप जैसे केवल आ गया कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है तो दोनों संख्या बताइए, या 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है तो दोनों संख्या बताइए। तो 2 क्रमागत संख्याओं का योग मतलब पहली x और दूसरी संख्या कौन सी होगी, पहली को अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1। तो इन दोनों को अगर हम, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हमने यही क्वेश्चन कहा कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो 2 क्रमागत मतलब पहली और ये दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है, 11, ठीक। तो ये x जोड़कर 2x हो गया और ये 1, ये 11, ये 1 उधर जाएगा, घट जाएगा, 11 में से 1 गए, फिर ये 10 बचेगा। तो x बराबर ये 2 उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 5। इसका मतलब पहली क्रमागत संख्या क्या आ गई, 5, और दूसरी क्या आएगी, अगर ये 5 आ गई तो इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगी, 6। तो यही हो गया ना, 5 और 6 मिलकर 11, ठीक। ये सब जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये तो बस ऐसे परिचय बता दिया गया कि क्रमागत संख्या होती है जो क्रम से आए, ठीक। अब यहाँ संपूर्ण संख्या की बात आती है साथियों। संपूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें या जिसके सारे गुणनखंड, सारे नहीं, जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो। संपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें उसके गुणनखंड का योग, उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होती है, बस उस संख्या का खुद गुणनखंड को छोड़कर। जैसे देखिए 6 हमने लिख दिया, ठीक। इस 6 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 2 होगा। गुणनखंड का मतलब जो इस संख्या को काटेगा वही इसका गुणनखंड, जो जिस संख्या को काटता है वही उसका गुणनखंड होता है। तो ये 2 जो है 6 को काटेगा, इसका मतलब ये गुणनखंड। 3 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 1 2 3 तीनों काटेंगे 6 को। तो संपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें उस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है। तो देखिए 6 के कितने गुणनखंड हुए, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ और 1 हुआ। तो इन तीनों को अगर जोड़ लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब गुणनखंड है ये तीनों और गुणनखंडों का योग हुआ, योग के बाद 6 वही संख्या आ गई, तो इसका मतलब 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। साथियों अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, तब हम कैसे पहचानेंगे कि तुरंत ये संपूर्ण संख्या है। मान लीजिए अभी आपको छोटी संख्या दे दी गई तो आप गुणनखंड लेके जोड़ के चेक कर लिए, जब बड़ी संख्या दे दिया जाए तब आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको लगाएंगे। अब 6 है, अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए 28। अब यहाँ लिखिए 28, 28 के गुणनखंड करिए, 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 7, फिर 14, फिर एक गुणनखंड 1, क्योंकि 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होता है।
तो यहाँ हम देखेंगे जो 28 के कितने गुणनखंड, एक तो 1 हुआ, एक तो 2 हुआ, फिर 4 हुआ, क्योंकि ये सबको देखिए 1 से कटेगा 28, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड हुए ये सब 28 के। तो अब इनको क्योंकि आपको बताया गया परफेक्ट नंबर एक ऐसी संख्या है जो गुणनखंडों के योग के बराबर होती है। तो ये गुणनखंड 1 1 इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 3 7, 7 7 14, 14 14 28। तो ये जो आ गया कितना आ गया 28। तो जो गुणनखंडों का योग है वो उस संख्या के बराबर आ रहा है। जब गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वही क्या होती है, संपूर्ण संख्या। इसका मतलब 28 क्या है, संपूर्ण संख्या। फिर ऐसे 496 ये भी संपूर्ण संख्या है। ठीक, ऐसे बहुत सारी संख्या है। तो आइए हम एक सूत्र लिखेंगे, उस सूत्र के सहारे से हम किसी भी संख्या को चेक कर लेंगे। देखिए जो सूत्र है वो साथियों है संपूर्ण संख्या चेक करने का 2p - 1 ब्रैकेट के अंदर 2p - 1। ठीक, यहाँ जो p होगा, p को हमेशा अभाज्य संख्या में रखेंगे, अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या आपको पता है 2 से शुरू होता है, 2 3, ये सब पिछली वीडियो में बताया गया, 7 11, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, प्राइम, जिसको अंग्रेजी अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। आइए अब हम p बराबर 2 लें। ठीक, p बराबर अगर आप 2 लीजिए, अगर आप p बराबर 2 लीजिए तो यहाँ p के स्थान पे 2 रखेंगे आप, 2 - 1। फिर यहाँ 2 की पावर, क्योंकि 2 क्यों लेंगे, 2 अभाज्य है इसलिए लेंगे, तो 2 की पावर 1 फिर ये। ठीक, आइए यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 2 की घात 1 होगा, यहाँ 2 दूनी 4 - 1, तो यहाँ 2 की घात 1 का मतलब 2 ही, और ये 4 में से 1 गए 3, तो 2 3 6। देखिए चेक हो गया ना। पहली अभाज्य संख्या रखने पर 2, हमें कौन सी संपूर्ण संख्या मिली, 6। ठीक, पहली अभाज्य संख्या रखने पर हमें, या p बराबर 2 रखने पर, या सीधे कहिए पहली अभाज्य संख्या रखने पर 2, जो हमें संपूर्ण संख्या मिली कौन मिली, 6। अब हम दूसरी अभाज्य संख्या को 3 को रखेंगे, 3 को रखते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक, ये याद हुआ। अब यहाँ हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे तो p के स्थान पे 3 रखेंगे, 2 की घात 3 - 1, फिर 3 ये -1, तो यहाँ हल करेंगे, 2 की घात 3 में से 2 गए 1, 2 बचा, तो यहाँ 2 की घात 2। ठीक, फिर 2 की घात 3 - 1 ये बचा, तो ये 4 और ये 8 - 1, यानी कि ये 7 हो गया, तो 4 × 7, 7 4 28। तो इसका मतलब ये 28 क्या है, संपूर्ण संख्या। देखिए आप अभाज्य संख्या को रखते जाइए और संपूर्ण संख्या आपको पता चलता जाएगा। p बराबर 3 रखने पे कौन सी आ गई ये, फिर 5 रखेंगे तो ये आएगा, फिर 7 रखेंगे कुछ और आएगा, फिर 11 रखेंगे कुछ और आएगा, 13 रखेंगे कुछ और आएगा। बस ये p का जो मान हो वो हमेशा अभाज्य संख्या रखना है। ठीक, ये बात का आपको ध्यान रहे। ठीक साथी, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। अब आइए त्रिभुज संख्या के बारे में। अगर त्रिभुज संख्या, देखिए साथियों, जो त्रिभुज संख्या होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में जब हम रखते हैं तो वो जो जितनी भी संख्या का क्रम हम लोग रखें, उस क्रम को जब हम लोग त्रिभुज के तरीके बना देते हैं तो वही त्रिभुज संख्या हो जाती है। उन्हीं बिंदु, या सीधे सीधे कहिए हम जितना बिंदु लेते हैं आधार पे, उसी बेस पे हम अगर त्रिभुज की आकृति बिंदु रख के बना देते हैं तो उन्हीं बिंदुओं को अगर हम गिन लेते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाती है, त्रिभुज संख्या। देखिए त्रिभुज संख्या हम लोग निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जब परफेक्ट नंबर को निकालें तो त्रिभुज संख्या को भी हम लोग पहचानेंगे। देखिए कैसे, तो आपको पता चलेगा जो 1 3 6 10 ये सब
क्या है, त्रिभुज संख्या है। ठीक, त्रिभुज संख्या कैसे हैं आइए देखिए। एक है, एक को हम लोग ऐसे लिख दें, 3 है, त्रिभुज बना ना, 6 है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, 6 त्रिभुज बना ना। हमेशा त्रिभुज की आकृति बननी चाहिए बिंदु में। ठीक, चाहे आप इस वाले को ले लिए 1 2 3 4, देखिए पहले 1 को आधार पे लिए, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ये त्रिभुज बना। तो इन्हीं सब गोलों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो जो पहले नंबर की त्रिभुज संख्या आती है वो 1 होती है, जो दूसरे नंबर की त्रिभुज संख्या आती है वो 1 2 3 होती है, फिर जो तीसरे नंबर की आती है भैया वो 1 2 3 4 5 6, जो चौथे नंबर पे आती है भैया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ये ऐसे त्रिभुज जब बन जाता है तो वही जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, त्रिभुज संख्या। ठीक, आप 90वें क्रम तक लेते जाइए और उसको त्रिभुज बना लीजिए बिंदु रख के। ठीक, जैसे हम लोग किसी चीज़ को सरियाते थे, मान लीजिए ऐसे से डब्बा हम लोग छोटे छोटे रहते थे, ऐसे से डब्बा रखते थे, पिरामिड फिर यहाँ रखते थे, फिर यहाँ, मतलब एक एक लाइन में हमेशा एक एक कम होता था। ठीक, ऐसे पिरामिड, ऐसे ही त्रिभुज आपको बनाना है बिंदु बिंदु रख के। जब त्रिभुज बन जाइए वहीं पे रुक जाइए, जैसे त्रिभुज बन जाए रुक जाइए। ठीक, अगर हम 6 वाले को त्रिभुज बनाएं, 5वें वाले को, तो 5वें वाले को बनाना है, इसका मतलब 5 गोला, 1 2 3 4 5। अब इसके बीच में एक, फिर बीच में, फिर बीच में, फिर बीच में, फिर इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसके बीच में, इसके, फिर इसके। आप सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 10 के बाद कौन सी त्रिभुज संख्या आएगी, 15। ठीक, तो जो 5वीं त्रिभुज संख्या होगी वो कितनी होगी, 15। इसका मतलब 1 3 6 10 15 ये सब क्या है, त्रिभुज संख्या है। ठीक, ये आप लोग देख ही लिए। अगर बिंदुओं का त्रिभुज बन जाए तो समझ लीजिए वही बिंदुओं को गिन लीजिए, वही क्या होगी, त्रिभुज संख्या होगी। ठीक, आइए अब सूत्र देख लेते हैं हम लोग, कैसे एक सूत्र बनता है कि त्रिभुज संख्या को हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए जो सूत्र होता है इसका वो n+1/2। ठीक, जहाँ n बराबर आप 1 ले लीजिए, n बराबर 2 ले लीजिए, तो आप n बराबर अगर 1 लेंगे तो n के स्थान पे 1, फिर इस n के स्थान पे 1 1 + 1, तो 1 1 2, 1 × 2/2, ये 2 2 कट जाएगा, कितना, पहली त्रिभुज संख्या कौन सी आ गई, 1। तो यही तो एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कि पहली त्रिभुज संख्या कौन सी होती है, 1। ठीक, पहली त्रिभुज, सॉरी यहाँ सूत्र लिख देते हैं। ये है त्रिभुज संख्या निकालने का सूत्र कि हम पता कैसे पाएंगे कौन सी त्रिभुज संख्या होगी, कौन सी नहीं होगी, दूसरे नंबर की त्रिभुज संख्या कौन होगी, तीसरे नंबर की त्रिभुज संख्या कौन होगी, चौथे नंबर की। जिस नंबर का हमें निकालना होगा उस हिसाब से हम n का मान रखेंगे। तो हमने अगर n का मान 1 रखा तो n का मान 1 अगर हम लोग रख के देखें तो त्रिभुज संख्या कौन सी आ गई, 1। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है, त्रिभुज संख्या, पहली त्रिभुज संख्या 1। अब यहाँ n बराबर अगर हम 2 रखें, n बराबर अगर हम 2 रखें इस समीकरण में, तो 2 फिर 2 + 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 1 3, यानी कि पहली त्रिभुज संख्या 1 और दूसरी त्रिभुज संख्या कौन सी है, 3। फिर n बराबर 3 हम रखें, देखिए n बराबर 3 रखिए आप इस सूत्र में। n बराबर अगर आप 3 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ देखिए 3/2, तो ये 3 1 4, तो 3 × 4/2, इस 2 को काटिए, 2 दूनी 4, ये 2 बचा, 2 से 3 में गुणा होगा 6, यानी कि दूसरी त्रिभुज संख्या कितनी आ गई, सॉरी तीसरी त्रिभुज संख्या 6।
ठीक, चौथी निकाल लीजिए, चौथी निकाल लीजिए 4। अगर आप यहाँ 4 रखेंगे तो फॉर्मूले में 4, फिर 4 + 1 बटे 2, तो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 आया, फिर 2 गुणे 5 यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि भैया चौथी त्रिभुज संख्या कौन सी है? 10। ऐसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जिस भी क्रम का आपको त्रिभुज संख्या निकालनी है उस क्रम का आप इस फॉर्मूले पे रख देंगे। इसका मतलब अगर बहुत बड़ी संख्या आ जाए तब भी पे आप अनुमान लगा के उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का मतलब इसमें रख कर चेक कर लेंगे। ठीक साथियों, और सारी संख्या के बारे में आपको बताया चुका, क्रमागत संख्या, संपूर्ण संख्या, त्रिभुज संख्या। ठीक साथियों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।